हेलो एवरीवन। आज से हम 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, राइट। और 12th क्लास में हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 11th क्लास में भी हम काफ़ी फिजिक्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऐसे पढ़े हैं, बिल्ड किए हैं जो हर जगह यूज़ होने वाला है, राइट। हर जगह यूज़ होगा। कौन कौन से हैं? हमने मोशन मोशन पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ा है। फोर्सेस फोर्सेस के एप्लीकेशंस देखे, है ना। फोर्सेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पार्टिकल को। फिर हमने एक फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नेचर में हमारी एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड कि मास exert a force on another mass, right? एक मास दूसरे मास पे फोर्स एक्सर्ट करता है या फिर एक मास दूसरे मास के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, राइट। ये दोनों चीजें हैं। और हमने फिर ट्रांसफर ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स, ये सब देखा। तो जो 12th क्लास का फिजिक्स है उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब वी नीड दोज कॉन्सेप्ट्स। वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, राइट। हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को पढ़ने के लिए। एटलीस्ट ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस नाम का मतलब क्या है? तो जो इलेक्ट्रो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक, वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक। और ये जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक का मतलब हम जानते हैं, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। सो इट इज टॉकिंग समथिंग टू बी इन रेस्ट। व्हाट इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक मतलब क्या? तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है चार्ज की। चार्ज क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी, ये सब हम आगे देखेंगे। बट हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? चार्ज एंड रेस्ट। ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है? तो आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इसका इम्पोर्टेंस आज के समय में हर इंसान समझ सकता है। क्योंकि जो हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, घर में बल्ब वगैरह वगैरह, एवरीथिंग वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगर हम अपने नेचर को नहीं पढ़े होते, इस इलेक्ट्रिसिटी इस तरह का कोई फीचर भी है हमारे वर्ल्ड और नेचर में प्रेजेंट, वो नहीं पता होता, तो हम आज इतना जो लीजर लीजर वाले मोड में रहते हैं, हमारे पास हर एक चीज़ का फैसिलिटी है, हम दूर बात कर सकते हैं, हम जल्दी कहीं जा सकते हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आप यहीं से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, राइट। ओके। तो सबसे पहले दिस ये जो चैप्टर है डील्स विद व्हाट? चार्ज एंड रेस्ट। समझ में आ गया होगा, चार्ज एंड रेस्ट। अब ये चार्ज एक अननोन वर्ड है अभी तक, तो हम इस चार्ज के बारे में ही देखते हैं। आज हम ये जो चैप्टर है पहला, आज का जो लेसन है उसमें हम केवल चार्ज के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये फंडामेंटल है हमारा, इसे इसको नहीं समझेंगे तो आगे की चीजें समझ के भी कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर सम पार्टिकल्स which exist with property of charges। कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जो चार्ज की प्रॉपर्टीज के साथ है, मतलब चार्ज इज लाइक अ प्रॉपर्टी टू देम। तो अगर हमें नेचर में एक्चुअली चार्ज को देखना है तो हम कहाँ देखते हैं? हमें एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक न्यूक्लियस, उसके अराउंड कुछ कुछ चार्जेस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये हमें पता है। ये हम अपने बेसिक 8th 9th 10th तक ये चीज़ें पढ़ते आए हैं, राइट। तो ये जो हमारा एटम है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है? एटम हमारा किन किन चीज़ों से बना हुआ है? एटम बना हुआ है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है, हम इसको एन से दिखाएं। और इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। इतना तो हमें पता है अभी तक।
और नहीं भी पता है तो ऐसा ही है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर है, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस इलेक्ट्रॉन विथ अ सर्कल, राइट। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बने हुए, ये हम जानते हैं। और हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है, चार्ज भी होता है। दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एम्बेडेड टू इटसेल्फ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं है तो उसके साथ उसका ये मास भी होगा और ये चार्ज भी होगा, राइट, ये हमें पता है। न्यूक्लियस किन किन चीजों से बनता है? न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। ये भी पार्टिकल्स हैं, तो प्रोटॉन्स के पास भी मास होता है और चार्ज होता है, राइट। और न्यूट्रॉन के पास मास होता है, ये चार्जलेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हो तो वहां पे हम जो ऐसे पार्टिकल्स पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिस, जिसका प्रॉपर्टी है चार्ज। दिस चार्ज, राइट, जिसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो हमें पता है कि अभी हमने देखा था कि एक प्रोटॉन और के पास मास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है। तो due to this mass, there will exist a gravitational force. There will exist a gravitational force. force exist करता है, हमें पता है। और इनके चार्ज की वजह से भी कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इस फोर्स के बारे में भी बात करेंगे, राइट, अच्छे से बात करेंगे इसको। यही हमें पढ़ना ही है इस चैप्टर में। अभी तक हमने देखा हमने देखा कि एक चार्ज, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो वो किन किन चीजों से बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द टू पार्टिकल्स which have charge, right, which have charges। तो हमें नेचर में चार्ज कहाँ देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास। अब हम देखते हैं आगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास भी एक चार्ज है और प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज है। तो अब जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमें ये सबसे पहले ये जो नाम दिया गया था, ये जो ऑब्जर्व किया गया था, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, राइट। तो उन्होंने नेचर में देखा कि दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, दो तरह के, और उन्होंने उनको नाम दे दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये कुछ भी नाम दे सकते थे, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया, इस बारे में भी एक स्टोरी है, तो हम वो देखेंगे, राइट। पर यहाँ पे कुछ सवाल है कि वाई ओनली टू, केवल दो ही चार्जेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? अभी हमने देखा जो हमारा एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, राइट। जो दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो है नेगेटिव, और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, राइट। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये बस नाम दिया गया है, राइट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कहा गया और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव कहा गया। तो ये भी हम देखेंगे क्यों। आमतौर पे कोई भी पहला चीज कोई मिलता है ना, तो उसको हम एज अ पॉजिटिविटी में देखते हुए उसको कुछ पॉजिटिव मान देते हैं, राइट। और एक्चुअली कुछ एकदम जो हमने अप्रिशिएट किया, जो हमने अप्रिहेंड किया कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, अगर बिल्कुल उसके नेगेटिव, उसके अपोजिट जाता है तो हम उसको उसके नेगेटिव के फॉर्म में देखते हैं, राइट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने का पीछे नाम देने का देने के पीछे का जो कारण है वो है फोर्सेस, फोर्सेस के डायरेक्शन, फोर्सेस के डायरेक्शन, राइट। ये भी अभी हम देखेंगे कैसे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हाँ, नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और ये हमारा जो एटम है, पूरी दुनिया इन्हीं एटम्स से बनी हुई है, एटम्स से एलिमेंट्स बनते हैं, right? ये हमारा एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल, एक्चुअली में फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बट है, अगर हम मैक्रो स्केल पे देखें तो एटम्स से बनते हैं, एटम्स
बहुत सारे एटम्स को जोड़ने पे एलिमेंट्स बनते हैं, फिर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स से कंपाउंड्स बनते हैं, फिर हमारा सब कुछ, राइट। तो दुनिया हमारा इसी एटम से बना हुआ है। और एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी जब हम देखने गए तो हमें वहाँ मास मिला, और एक और नया चीज मिला, चार्ज। एक और नया चीज क्या मिला? चार्ज। और हमने देखा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम इन चार्जेस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला ही है हमारा फोर्स, एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस फोर्सेस। जैसा कि हमने देखा था कि अगर एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस समय उसका फॉर्मूला ही पता है, फॉर्मूला का काम नहीं है, बट फॉर योर रिवीजन, अगर ये डिस्टेंस, राइट। एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल है, उसका फॉर्मूला है जी, अ कांस्टेंट जी इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसी तरह से जो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो तरह के चार्ज हैं, ये भी फोर्स या तो एक्सर्ट करते हैं, या फिर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू अदर अदर चार्जेस, राइट। तो मास तो एक ही तरह का है, मास जो है वो एक ही तरह का है, सर्टेन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसमें केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, राइट। बट जो हमारा चार्ज है, वो दो तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, और कितने तरह के फोर्सेस इसमें लगते हैं? टू। कौन कौन से? अट्रैक्टिव और रिपल्शन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे नेचर में देखा गया, जो ऑब्जर्व किया गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि हाँ, दो पार्ट चार्जेस दो तरह के होते हैं, और जब ये एक्ट करते हैं दूसरे पे, तो दो तरह के फोर्सेस भी होते हैं। अब हम उन दो फोर्सेस को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, रब ग्लास रॉड विद सिल्क एंड प्लास्टिक रॉड विद फर। एक ग्लास रॉड ले लो, ठीक है। ये जो ऑब्जर्व किया गया थ्रू एक्सपेरिमेंट, वो कैसे इनिशिएट करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक ग्लास रॉड और एक सिल्क ले लो और उनको आपस में रगड़ दो, राइट। और एक प्लास्टिक रॉड और फर ले लो, उनको आपस में रब कर दो, रगड़ दो। इससे क्या होता है? कि चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है, राइट। अगर हम इस एटम में अपने देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, राइट। एक्सेस चार्ज नहीं है। ये जो नेचुरली हमें मिलता है हमारे नेचर में, कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है उतना ही प्रोटॉन भी इसके अंदर है, राइट। जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। क्योंकि एक कोई भी एलिमेंट है, आयरन है, आप उसको पकड़ के देखो, आपको झटका नहीं लगेगा, आपको करंट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर क्या उसके अंदर चार्जेस हैं? हाँ बिल्कुल है, हर एक चीज के अंदर चार्ज है, बट आपको करंट नहीं फील होता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। बट जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ और एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एक चार्ज ट्रांसफर होता है, राइट। वो चार्ज कैसा दिखता है वो हमें नहीं पता, बट हम ऑब्जर्व करते हैं कि चार्ज ट्रांसफर होता है। और किस तरह से होता है? जो ग्लास रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, या तो प्रोटॉन आया या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर गया। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इस रॉड पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आया तो दो ही केस हो सकता है, या तो प्रोटॉन यहाँ इस पे आया है,
या फिर इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया है, राइट। ये दो केसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे तो प्रोटॉन का नंबर अपने आप रिलेटिवली ज़्यादा हो गया। तो इसका इन दोनों का एक ही मतलब हो ना, या तो आप प्रोटॉन डाल दो, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डाल दो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ग्लास के साथ यही हुआ, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया दोनों। अब जब दो ग्लासेस को जब एक साथ दोनों के नजदीक लाया गया तो क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को दूर धक्का दे रहे हैं, मतलब एक रिपेलिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक रिपेलिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और हमारा जो ये सिस्टम में जो हमारे दो मटेरियल्स हैं, ग्लास रॉड और सिल्क, ये कहीं पे भी एक जैसा ही बिहेव करेंगे, मतलब इन दोनों आपस में, मतलब कि अगर सिल्क और ग्लास रॉड के रगड़ने से एक ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरे ग्लास में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब दो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड्स को हम एक साथ रखने जाते हैं, एक साथ रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव चार्जेस, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। ये दोनों सेमी फोर्स है, डायरेक्शन अलग है, ओके। और जब हमने ये प्लास्टिक रॉड और फर को रगड़ा तो प्लास्टिक रॉड पे यहाँ पे देखो एक नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सिस्टम बन गया। ये कैसे हो सकता है? या तो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे डाल दो, या फिर यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकाल दो, राइट। तो ये एक नेगेटिवली चार्ज सिस्टम हो जाएगा। जब दो अलग अलग चार्जेस को, जो तो हमारे डिफरेंट चार्जेस है, इन दोनों को जब हम नजदीक लाए तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव सॉरी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये अभी तक हमने ऑब्जर्व करके पता किया क्या कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो नेगेटिव सॉरी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो दो कॉम्बिनेशन बन गए। एक और जो हमारा कॉम्बिनेशन है नेगेटिव नेगेटिव, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ भी देखिए वही होता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम एक क्या स्टेटमेंट ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस हैं वो दो टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस, अट्रैक्टिव एंड रिपेलिंग। और वो क्या चार्ज का किस तरह का सेटअप हो कि वो अट्रैक्टिव और रिपेलिंग। तो हमें क्या मिलता है देखने को कि पार्टिकल्स विद सेम साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सेम साइन के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो उन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड पार्टिकल्स विद ऑपोजिट साइंस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड पार्टिकल्स ऑफ ऑपोजिट साइंस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला कि अगर दो सेम साइन के चार्जेस हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने एटम पे। तो हमारे एटम में भी देखो, ये जो इसके अंदर है, एक तो न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, और प्रोटॉन है। तो इसके अंदर का प्रोटॉन और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है और ये कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, राइट। मतलब ये फ्री सिस्टम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहीं भी चला गया, ये इसके आसपास में ही है। ये इस पॉजिटिव चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में है और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में है। वो इन्फ्लुएंस क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स दैट द चार्जेस एक्सर्ट ऑन ऑन देम, राइट। यहाँ से हमें एक और चीज क्या देखने को मिला कि प्रोटॉन, दैट इज न्यूक्लियस, exerts attractive force on electron, और वाइस वर्सा, है ना। तो ठीक है, इस एटम में हमने ये भी देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स
अप्लाई कर रहे हैं, सेम लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ये एक मास है, मान लो ये अर्थ है, मून है, तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रहा है, तभी ये इसके रिवॉल्यूशन में है। वही केस यहाँ पे भी, राइट। अब होता है कि ये फोर्स तो हमें पता चल गया, इसका जो नेचर है वो पता चल गया कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपेलिंग, रिपल्शन फोर्सेस। बट इसका मैग्नीट्यूड क्या, ये तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। फोर्स हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा, क्वांटिटी, राइट, और एक डायरेक्शन भी होगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो हमने अभी देखा अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला, जो इसका नेचर है वो हमें डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, वो हमें डायरेक्शन देगा, राइट। पर मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को हम आगे सीखेंगे, बस मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। पर अब पॉइंट चार्ज, जैसे कि ये प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज, अब ये रेस्ट में, अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं पे भी रेस्ट पोजीशन में है, राइट, और वो दूसरा कोई दूसरा सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन हो सकता है, बट दूसरा चार्ज उस पे किस तरह का फोर्स लगाएगा, उस पे किस तरह का फोर्स लगाएगा। यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे भी लगाएगा, तो तीन एक दूसरे पे लगाएंगे, राइट। तो वो जो फॉर्मूला निकालने का तरीका है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो तरीका हमें दिया फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने का, मैग्नीट्यूड ऑफ। देखिए, मैं एकदम नेचुरल चीजें ही बता रहा हूँ क्या क्या है, और फिर हमें चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ना है और वो कैसे रिलेटेड है ये भी हमें समझ में आना चाहिए, तभी ये हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स वो इंटरेस्टिंग बनेगा। फिजिक्स को आप केवल ऐसा फैक्ट्स थ्योरम फार्मूला लेके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, एकदम लिंकिंग जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, राइट। तो अब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे फोर्स का, तो वो कैसे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ। इस बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी टेंशन ही नहीं लेना है, बस पता रखना है कि हाँ अगर एक पॉइंट चार्ज है कहीं, तो वो दूसरे दूसरे पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालेंगे, थ्रू कूलम्ब्स लॉ। ओके, दैट्स इट, नथिंग मोर। नाउ इफ देयर आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जैसे कि ये देखो, ये चार्जेस अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, तो अब इन सब की वजह से फोर्सेस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वही कूलम्ब्स लॉ और उसका सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, एडिशन, सिंपल एडिशन। इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है, ये एडिशन कैसे है इसको भी हम देखेंगे, या तो आप वेक्टर को जोड़ लो या स्केलर को जोड़ लो, ये एडिशन में, राइट। अगर इस तरह के हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि आप इस चार्ज Q1 चार्ज की वजह से सब पे फोर्सेस निकालें या फिर कुछ और। डाइपोल, डाइपोल भी हमें आगे पढ़ना है, डाइपोल क्या होता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ डाइपोल हमें पढ़ना है, और सिमिलर अदर ज्योमेट्रीज, राइट। तो यहाँ हमें क्या मिला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस, सेम साइन ऑफ चार्जेस repel each other and opposite sign of charges attract each other, right? और जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ, व्हाट, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अदर टेक्निक्स हैं लाइक क्वेश्चन मेथड, तो उसमें हम इसको यूज करके कौन कौन से निकालेंगे, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, रॉड, सरफेस, वो हम देखेंगे। ये अलग अलग चार्ज सिस्टम्स हैं, चार्ज ज्योमेट्री है, जिसकी वजह से हमें फोर्सेस निकालने को बोला जाएगा आगे, तो मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, समझने की चीज है। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। The electrical fluid is not continuous but is made up of multiples of certain elementary charge। ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है इसको फ्लूइड क्यों बोला जा रहा है, आमतौर पे जब हमारे घर में अगर कोई
वायर देखते हैं और बोलते हैं कि इससे करंट क्रॉस हो रहा है, तो हमें क्या लगता है कि करंट का जैसा कुछ तो है, एक फ्लूइड जैसा जो हमेशा ही इस वायर से क्रॉस करता जा रहा है, राइट, हमें ऐसा ही फील होता है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम स्फेरिकल दिखा रहे हैं, स्फेरिकल इन शेप, राइट, वो फ्लो कर रहे होते हैं अलग अलग, वो फ्लो कर रहे होते हैं अलग अलग। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है उसमें हम नहीं जा रहे हैं, कितना हो सकता है, दो, ये दो चार्जेस अगर अपोजिट साइन के हैं तो ये बिल्कुल इनका जो मॉलिक्यूलर लेंथ होगा वो हो जाएगा, और अपोजिट है तो जहाँ पे इनका फोर्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा वहां तक हो सकता है, बट उसमें हमें नहीं जाना है। बस हमें क्या पता रखना है कि जो चार्जेस हैं वो एक फ्लूइड की तरफ फ्लो नहीं करते हैं, वो एक फ्लूइड की तरफ फ्लो नहीं करते हैं, बट रादर दे आर इन अ मल्टीपल ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री चार्जेस। मतलब कि कोई एक एलिमेंट्री चार्ज है, कोई एक एलिमेंट्री चार्ज है, और उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल, क्या, उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, देखो, दिस फॉर्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल। क्यों? n इज इंटीजर, n इज इंटीजर, n क्या है, 1 2 3 -1 2 -1 -2 -3, तो n क्या है हमारा, n इज इंटीजर। नाउ प्लस साइन शोज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव साइन शोज नेगेटिव चार्ज। अगर हम n के जगह पे 1 रखें तो हमें क्या मिल रहा है, q इज इक्वल टू e, देयर इज ओनली वन एलिमेंट्री चार्ज। अगर q के जगह पे हम 2 रखें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू ई, मतलब देयर आर 2 एलिमेंट्री चार्जेस। अगर इसी तरह से आगे भी हम इंटीजर्स रखते जाएं तो हमें सर्टेन इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, राइट। तो एलिमेंट्री जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कोई एक एलिमेंट्री चार्ज है, उस पर चार्ज कितना है, दिस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अगर किसी सिस्टम में बोला जाए कुछ क्यू चार्ज है तो उसके बारे में हमें एक्जैक्टली क्या पता है, इट इज एक्जैक्टली इक्वल टू एन इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या फिर एन इंटू ई। तो हमें पता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर चार्ज है तो इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, राइट। अब इस एलिमेंट्री चार्ज को और नहीं तोड़ा जा सकता, अगर इस एलिमेंट्री चार्ज को हमें और तोड़ना है तो नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब कि हम एक सिस्टम, ऐसा नहीं है कि हम एक सिस्टम में बोलेंगे देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0.5 इलेक्ट्रॉन, देयर इज नथिंग लाइक 0.5 इलेक्ट्रॉन और 1/3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या फिर एलिमेंट्री चार्ज या फिर प्रोटॉन जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड है, उसका चार्ज उससे कम किया ही नहीं जा सकता, राइट। तो समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल सा अगर आप समझो तो एक बास्केट में अगर आप कुछ फोन है रखो, मान लो, तो फोन एक यूनिट है, फोन एक यूनिट है। अब मैंने बोला कि इस चार्जर इस बॉक्स में बहुत सारे फोन हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो n इंटू नंबर ऑफ फोन्स, n इंटू वन फोन, ये लिख सकते हैं n इंटू वन फोन। तो ये जो वन फोन है ये एलिमेंट्री हो गया कि हाँ एक फोन इतना को कहेंगे। उसी तरह से चार्ज भी एक एलिमेंट्री होता है, और अगर किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं तो इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, राइट, समझ में आ गया। और एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ये था सेकंड प्रॉपर्टी। ना थर्ड प्रॉपर्टी, कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एक अगर सिस्टम है उसमें कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था, चार्ज है नेचुरली, तो किसी भी टाइम इस पूरे सिस्टम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ही रहेगा, बट इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो वो एक दूसरे से आपस में शेयर कर सकते हैं चार्ज को, बट इस हमारे पूरे सिस्टम में ये चार्ज हमेशा कॉन्जर्व रहेगा, राइट। तो ये है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज आवर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि बाहर से चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस नहीं हो रहा, ठीक है, राइट। इस सिस्टम के अंदर जितना चार्ज है हम उसी चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। बाहर से कोई भी चार्ज का फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, ना तो अंदर से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। इसका अगर हम स्टेटमेंट दें तो क्या दे सकते हैं, नो न्यू चार्जेस कैन बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड।
कहने का मतलब कि इस सिस्टम में किसी टाइम पे क्यू था चार्ज, और बाहर से इनफ्लो और आउटफ्लो बंद है, बाहर से इनफ्लो आउटफ्लो, तो किसी भी टाइम कितने भी लैप्स ऑफ टाइम के बाद इस सिस्टम के अंदर क्यू चार्ज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नया चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है, अगर क्रिएट नहीं कर रहा है तो चार्ज बढ़ेगा नहीं, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो चार्ज घटेगा नहीं। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इस सिस्टम के अंदर ये जो हमारा चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। इसको एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, तो हमारा भी सिस्टम मान लो ग्लास रॉड प्लस सिल्क। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था नेचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को देखने के लिए। उसमें हमारा एक सिस्टम क्या था, एक ग्लास रॉड था और एक कुछ सिल्क का क्लॉथ मान लो कुछ, राइट। अब ये हमारे सिस्टम में है। फिर हम देखते हैं कि जब हम इसको रब करते हैं तो ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और हम लोग फिर इसको यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो क्या नया चार्ज क्रिएट हुआ है? बाहर से तो इनफ्लो आउटफ्लो बंद है चार्जेस का, तो क्या नया चार्ज इसके अंदर हमने बनाया है? नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सिल्क पे होगा, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के इस ग्लास रॉड से उठ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस सिल्क पे आ चुके हैं, तभी ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पे अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, पॉजिटिव ज्यादा हुआ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो देखो यहाँ पे इस कुछ इलेक्ट्रॉन्स बस यहाँ से इस ग्लास रॉड से उठ के इस सिल्क पे आ गए, राइट। बट क्या इस सिस्टम से बाहर गए? नहीं, इस सिस्टम से बाहर नहीं गए। तो अभी वो नेगेटिव चार्ज इस पे थे, अभी इस पे आ गए। बट इस पूरे सिस्टम में हमारा जो चार्ज है टोटल वो तो कंजर्व ही है, राइट। सिस्टम से बाहर तो चार्ज गया नहीं। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि एक सिस्टम के अंदर के जो पार्टिकल्स है, जो मटेरियल सब, वो एक दूसरे से चार्ज शेयर कर सकते हैं, बट जो भी हमारा कंसर्न पर्टिकुलर सिस्टम है आइसोलेटेड, उसके अंदर चार्ज न घटेगा न बढ़ेगा, राइट। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर रबिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज हैपेंस। ये देखा मैंने, इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड से उठ के इस पे आ गया, तो वहां पे आइदर ऑफ देम गेन एंड अदर लूज चार्जेस। तो ये जो हमारा सिल्क था उसने क्या किया, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और ये जो हमारा ग्लास रॉड है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स का उसको कुछ लॉस हुआ, राइट। नॉट तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है हमारा, इस पे चार्ज कंजर्व नहीं है, और इस पे भी चार्ज कंजर्व नहीं है, अगर इस पर्टिकुलरली इसको एक सिस्टम देखा जाए तो। बट हमने इस सिस्टम को ये इन दोनों को अपने सिस्टम में रखा है, राइट। इनके पर्टिकुलरली इन दोनों पे जो हमारा चार्ज है वो कंजर्व नहीं है, बट हमारे पूरे सिस्टम में, बट ओवरऑल इन द सिस्टम द टोटल चार्जेस कंजर्व। समझ में आ गया बात? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। कि अब जो हमने देखा था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, तो अब चार्जेस जुड़ेंगे कैसे? देखो मैं बस आपको ये सिखा दूंगा, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि उनके पास मैग्नीट्यूड होता है मास की तरह, बट उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है। मोशन जब हम पढ़ते हैं काइनामेटिक्स, तो काइनामेटिक्स में हम देखते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ सर्टेन डायरेक्शन दिखाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स ऑफ दो चार्जेस हैं, वो डायरेक्शन नहीं है उसका, राइट। If a system contains n charges, q1, q2, q3, qn, then the total charge of the system is, बस स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे अपने सिस्टम में, सारे चार्जेस को जोड़ देंगे। टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है तो हम उसे जोड़ देंगे। एग्जांपल लेते हैं, and we know this q will be the integral multiple of the elementary charge, right। q1 हो या q2 हो, q1 है n1 into e, q2 will be n2 into e, राइट। तो मान लो यहाँ पे कुछ हमारा एक सिस्टम है, उसमें एक 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 3 प्रोटॉन्स भी हैं, कुछ 8 न्यूट्रॉन भी है। इसमें अगर हम टोटल चार्ज निकालें, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर निकालें, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितना हो गया, इट विल बी 16 इलेक्ट्रॉन्स प्लस
3 प्रोटॉन्स, राइट। कितना हो गया? 19 चार्जेस। बट अगर हम इसमें नेट चार्ज निकालेंगे, कितना हो गया? 19 चार्जेस। बट अगर हम नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? हम सबको बस ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1। Q1 क्या है मेरे पास? 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 16 -16 कैसे रहेगा? -16 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन प्लस 3, राइट। तो ये तो हो जाएगा -13। देखो अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन मिलके ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो एक्सेस चार्ज कितना बचेगी? 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा क्यू नेट होगा कैसे निकला? -13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि -13 ई, कहने का मतलब कि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स ये बिहेव कैसे करेगा कि ये एक्चुअली में कैसे, अगर हम यहाँ पे क्यू लिखे सिस्टम के बाहर तो कितना लिखेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मतलब -13 ई, राइट। हम ये नहीं लिखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन। हाँ, नंबर ऑफ चार्जेस पूछ रहे तो हम बता सकते हैं सिस्टम के अंदर झांक के। बट इसको अगर हम किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये कुछ फोर्स लगाएगा अब इस पे, तो ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो इस चार्ज को ये पूरे सिस्टम का कितना चार्ज दिखेगा? -13, राइट। 13 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखेंगे, बाकी चार्जेस इसको कोई मतलब नहीं, केवल इसमें ये दिखेंगे। मतलब है, बट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज विल टेक इनटू अकाउंट। उसी तरह से अगर एक और सिस्टम है, उसमें अगर हम कुछ बस वही है 16p 8p, अगर ये रखें तो अभी क्यू नेट कितना हो गया? नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 16 प्लस 8 पॉजिटिव, 16 प्लस 8 पॉजिटिव, दैट इज 24 प्लस 24, राइट। इतना हो गया चार्ज। तो समझ में आ गया चार्जेस कैसे जुड़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ता है, और नेगेटिव नेगेटिव भी रहे तो अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ता है। अगर मैं लिखूं -13 ई -2 ई, तो यहाँ पे क्यू नेट कितना हो जाएगा? ये भी जोड़ देंगे, सेम स्केलर एडिशन, हो जाएगा -15। समझ में आ गया? ओके, अब हम चलते हैं आगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है? Those materials which allow electricity to pass through them easily are called conductors. कोई भी एक मटेरियल है, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अब करंट जैसा कुछ तो होता नहीं है, अंदर से पास क्या होते हैं? एलिमेंट्री चार्जेस। अंदर से क्या क्रॉस करते हैं? एलिमेंट्री चार्जेस, राइट। तो ये एक्चुअली में करंट कैसे फ्लो होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। मान लो ये हमारा वायर है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं इस तरह का, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के एटम्स हैं, मतलब अलग अलग बहुत सारे एटम्स हैं, और हमें पता है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो इन्हीं के अंदर हैं। हमने अभी देखा था दो तरह के चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और हमने ये भी देखा था अपने स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर बाउंड होते हैं, बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और प्रोटॉन्स इनके अंदर होते हैं। तो जो करंट क्रॉस होता है तो उसमें क्या पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं आउटर शेल से, ठीक है। किसी भी एटम से जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको छोड़ता है, राइट। वो इसको छोड़ देता है, तो और यही इलेक्ट्रॉन फिर आगे फ्लो होता है। ये कैसे फ्लो होता है? ये नेक्स्ट वाले एटम, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिस कारण से ये निकला उसी तरह के कारण से ये भी इससे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एक गैप फिल हो जाएगा। तो अगर ये गैप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के बैठ जाएगा, और फिर इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले एटम में जाके गैप में बैठ जाएगा। इस तरह से कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, राइट। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो
बहुत मान लो कम एनर्जी चाहिए, अब इसको क्या चाहिए होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर को निकलने को, तो हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to suck one electron, the outermost electron from the atom, ठीक है। ये जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको इस एटम से बाहर निकालने में जो इलेक्ट्रॉन खर्च होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल देखें तो इस तरह के जो एटम्स हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, ये कौन से हैं, मेटल्स, और इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो रिलेटिवली इस इधर वाले से बहुत ही कम होता है। सबसे इधर क्या है, इनर्ट, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस आपको पता है सबसे स्टेबल मेटल एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें जो सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा वो कौन हो सकता है, मेटल्स, क्योंकि इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होते हैं, right? अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट है मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम एनर्जी खर्च होना है, तो अगर कम एनर्जी खर्च होना है तो ही ये बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी देना हो, इनर्ट गैस को मुझे कंडक्टर बनाना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी अंदर इसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि हमारे काम के लायक नहीं है। इसलिए नेचर में मेटल्स जो हैं वो हमारे कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल से बाहर निकालना बहुत ही आसान है, राइट। तो आपको समझ में आ गया कंडक्टर्स कौन से होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके अंदर एलिमेंट्री चार्जेस आराम से फ्लो हो सकते हैं। अब वो किस तरह से फ्लो होते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया, हाउ दे फ्लो, और वो नेचर किस तरह के मटेरियल्स को ढूंढता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। हमारे पीरियोडिक टेबल में ही सारे एलिमेंट्स हैं, उसी से सब कुछ बना है, तो उसके अंदर कौन से मेटल्स हैं मैंने वो बता दिया, ओके। कंडक्टर्स एंड पीरियोडिक टेबल ये भी हो गया, समझ में आ गया। और इंसुलेटर कौन से हैं, तो इनर्ट गैस हमारा सबसे अच्छा इंसुलेटर है। कंडक्टर है वो मेटल्स हैं, क्यों? क्योंकि उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट है। और इंसुलेटर्स कौन से हैं, जिनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। इंसुलेटर क्यों, इंसुलेटर की क्या डेफिनेशन है, इंसुलेटर का वो डेफिनेशन है, they offer high resistance to the passage of electricity or elementary charge, एलिमेंट्री चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं थ्रू देम, मतलब कि वो अपने अंदर से एलिमेंट्री चार्जेस को पास ही नहीं होने दे रहे हैं, राइट। जैसे बहुत तरह के मैटर्स मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, एयर, ये भी एक इंसुलेटर है। बट ये कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कब, जब बहुत सारे बादल हों और लाइटनिंग हो रही हो। जब लाइटनिंग होता है तब क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज यहाँ पे होता है वो बहते हुआ अर्थ को आ जाता है, वो बहता हुआ अर्थ को आ जाता है, राइट, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर है, वो एक्सेस चार्ज को अपने अंदर, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पर जो एक्सेस चार्ज यहाँ पे जमा होता है वो थ्रू एयर, थ्रू एयर अर्थ के पास आ जाता है। इस केस में जो एयर है वो भी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट जनरली एयर इज इंसुलेटर, राइट। All the excess charge gets transferred to the desirable systems and if put on a conductor gets distributed over the entire surface। तो मान लो एक कंडक्टर है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक कंडक्टर है, तो इसको मुझे कंडक्टर के टॉपिक में डालना था, बट नो वरीज। इंसुलेटर क्या हो गया, समझ में आ गया, दे डोंट अलाउ द पैसेज ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, राइट, वो इंसुलेटर्स हैं। अब कह रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर है तो अगर आपने इस पे कुछ एक्सेस चार्ज रख दिया तो क्या करेगा ये, मान लो प्लस कुछ प्लस 15 को चार्ज मैंने इस पे डाल दिया, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ये कंडक्टर इन सारे प्लस 15 चार्ज को अपने सरफेस पे इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। सरफेस पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, अपने सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक, राइट।
और अगर हम इसको कोई अर्थिंग दे दें, मान लो एक वायर से अर्थ को कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे फ्लो करके अर्थ में आ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बह के अर्थ से इस सरफेस पे चले जाएं, और इनका और इसके बाद ये क्या होगा, ये एक वापस से न्यूट्रल कंडक्टर बन जाएगा। ये आपको समझ में आया बात? नहीं? ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। एक कंडक्टर है, वो अभी न्यूट्रल है। हमने क्या किया कि एक कोई एक्स्ट्रा चार्ज 15 कूलम इसके सरफेस इस पे डाल दिया, तो ये क्या करेगा कंडक्टर, ये उस सारे 15 कूलम चार्ज को अपने सरफेस के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। राइट, ठीक है, इतना कर लेगा। और अगर हम अर्थ से इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिए, कंडक्टर से वायर से, तो क्या होगा, ये जो एक्सेस चार्ज है, ये जो एक्सेस चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, अर्थ को, डिजायरेबल सिस्टम। अब अर्थ में क्यों, ये हम देखेंगे आगे। बट हाँ, हमें पता है हमारे घर में अर्थिंग लगता है, हर एक जगह जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अर्थिंग लगता है। तो अर्थिंग का काम क्या है, एक्सेस चार्ज को अपने एक्सेस चार्ज को कंज्यूम कर लेना, और जो कंडक्टर पे एक्स्ट्रा चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देना। राइट, तो वो कैसे कर सकता है, या तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर फ्लो हो जाएंगे, या फिर इतने ही 15 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्जेस को अर्थ अपने यहाँ से भेज देगा कि जाओ इस कंडक्टर को न्यूट्रल बना दो, और फाइनली ये हमारा कंडक्टर को न्यूट्रल कर देगा। समझ में आ गया, ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। आगे हमारा कंडक्टर की चैप्टर है, वो भी हम देखेंगे, बट ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हमने चार्ज देखा कहाँ हमें नेचर में मिलता है, हमने से कुछ प्रॉपर्टीज देखे, जैसे फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज में प्रेजेंट होता है कहीं पे भी। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा। अभी हमें देखना है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो हमें पता है जो चार्ज है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं। फिजिकल क्वांटिटी हमारे जो फंडामेंटल है उससे ही सारे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं। बट चार्ज हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। किस किस चीज से, कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होता है? तो करंट और टाइम। नाउ हाउ चार्ज इज रिलेटेड टू करंट एंड टाइम? उसके लिए हमें करंट को डिफाइन करना होगा। करंट को डिफाइन करना होगा। तो करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट का डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन टाइम टेकिंग। एक क्रॉस सेक्शन है, मान लो कितने अमाउंट ऑफ टाइम में कितना चार्ज इस तरफ से उस तरफ या उस नेट नेट चार्ज क्यू नेट फ्लो किया। अब ये क्यू नेट क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट हमें एक सिंपल केस, राइट, एक सिंपल यही क्या मानते हैं कि ये मान लो 10 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 सेकंड में 2 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करता है। राइट, तो करंट के डेफिनेशन से करंट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट, 10 कूलम, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, तो करंट कितना हो गया, 5 कूलम पर सेकंड। ये हो गया हमारा करंट, करंट का वैल्यू ये हो गया। राइट, करंट की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकिंग। समझ में आ गया? अभी हमें समझ में आ रहा होगा कि जो करंट हमारे वायर में फ्लो होता है वो कैसे होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है एलिमेंट्री चार्जेस, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्जेस, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं इन अ गिवन टाइम इंटरवल, उसको हम बोलते हैं करंट। तो आप देखो, इस फॉर्मूले से जो चार्ज है और जो टाइम है, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज, चार्ज, करंट और टाइम, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू नेट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हमें चार्ज का तो हमें करंट का पता है एम्पियर, डेल्टा टी का पता है सेकेंड, करंट का क्या होता है एम्पियर, और टाइम का सेकेंड, ऐसा यूनिट। तो जो क्यू है वो क्या आएगा, आई इंटू टी। राइट, तो इसका जो हमारा चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा,
एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ओके, और इस तरह एलिमेंट्री जो चार्ज है उसको हम कितना बोलते हैं, 1 कूलम। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, elementary charge, but SI unit is ampere second। ओके, अब ये जो करंट को हमने डिफाइन किया उसको अगर हम देखें तो ये मैंने आपके लिए एनिमेशन बना रखा है, वो ये 2 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन को इसने क्रॉस किया तो हमारा करंट मिल गया। उस करंट के फॉर्मूले को यूज करके हमने अपने चार्ज का SI यूनिट निकाला। ओके, ओके देन, थैंक यू एवरीवन।